Hello students, again welcome all of you. प्लांट वाटर रिलेशन या पादप जल संबंध के अंदर हमने पिछले लेक्चर में ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को हमने पढ़ा था। डिफरेंट टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हमने स्टडी किया था और एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस के बारे में हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले इसकी जो खोज है, डिस्कवरी किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। तो परासरण की क्रिया की खोज सबसे पहले करने वाले साइंटिस्ट का नाम था नॉलेट, और नॉलेट ने पिग के ब्लैडर का यूज करके परासरण की क्रिया की खोज की थी। तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है, परासरण की खोज किसने की है? परासरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? नॉलेट। नॉलेट नामक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की है। किसका यूज लिया था इसने? पिग्स ब्लैडर, पिग्स ब्लैडर का यूज इन्होंने लिया और ऑस्मोसिस या परासरण क्रिया की खोज इनके द्वारा की गई थी। जो पिग होता है उसके ब्लैडर का इनके द्वारा यूज लिया गया, उसके मूत्राशय का इनके द्वारा यूज लिया गया और उसके द्वारा इन्होंने ऑस्मोसिस प्रक्रिया की या परासरण क्रिया की खोज की थी। सेकंड, एक वैज्ञानिक थे एम ट्रॉबे। ट्रॉबे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई थी, क्योंकि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो किससे संपन्न होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो प्रथम कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, इसी को बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई? एम ट्रॉवे। इन साइंटिस्ट के द्वारा, एम ट्रॉवे साइंटिस्ट के द्वारा सबसे पहली कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का निर्माण किया गया था। एम ट्रॉवे जो साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट ने सबसे पहली कृत्रिम आर्टिफिशियल अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, जिसके द्वारा परासरण की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया को दर्शाने के लिए उपकरण काम में लेते हैं, उस उपकरण का नाम है ऑस्मोस्कोप। ऑस्मोसिस या परासरण की क्रिया का प्रदर्शन करने के लिए जो उपकरण काम में आता है उसे क्या बोला जाता है? ऑस्मोस्कोप। परासरण मापी भी इसे बोला जाता है। एक एक्सपेरिमेंट है 12th क्लास के अंदर, आलू का परासरण मापी। आलू के द्वारा उसको बनाया जाता है। आलू के अंदर हम छिद्र कर देते हैं, उसमें शुगर का विलयन भर देते हैं, फिर उसके द्वारा हम परासरण की क्रिया को दर्शा सकते हैं या परासरण की क्रिया का प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी केवल इतना याद रखना है कि परासरण की क्रिया को डेमोन्स्ट्रेट करना है तो उसके लिए जो उपकरण काम में लिया जाएगा उसे ऑस्मोस्कोप कहते हैं। पोटैटो ऑस्मोस्कोप का यूज किया जाता है। आलू लेते हैं, जैसे आलू वाला हिस्सा है, आलू लिया बड़े आकार का, इसमें बीच में हम क्या कर देंगे? एक छेद कर देंगे, बीच में चम्मच की सहायता से छेद कर देंगे। इसके अंदर यहाँ हम शुगर सॉल्यूशन भर देंगे। यहाँ तक हमने शुगर सॉल्यूशन भरा। इस शुगर सॉल्यूशन के लेवल को जानने के लिए क्या लगा देते हैं? आलपिन। फिर इस आलू को एक ऐसे पात्र के अंदर रख देते हैं जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। जब इसको लगाकर छोड़ देंगे, एक दिन बाद 24 घंटे बाद हम देखते हैं तो जो शुगर का लेवल है पहले यहाँ था,
यहाँ के कंपैरिजन में शुगर का लेवल कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। शुगर का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे बोला जाता है पोटैटो ऑस्मोस्कोप। तो पोटैटो ऑस्मोस्कोप के द्वारा या आलू के परासरण मापी के द्वारा परासरण की क्रिया का प्रदर्शन किया जा सकता है। अब ये शुगर का लेवल बढ़ा है, ये किस चीज को दर्शाता है कि जो यहाँ से पानी था इस बर्तन में, वो इस आलू की झिल्ली के द्वारा किसके अंदर प्रवेश कर गया, आलू में प्रवेश करता है। पानी के प्रवेश करने के कारण शुगर का लेवल बढ़ जाता है, शर्करा का या चाशनी का लेवल बढ़ जाता है। आगे आएगा एक्सपेरिमेंट, तो हम और इसके बारे में स्टडी करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। अभी केवल इतना याद रखना है, परासरण क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए ऑस्मोस्कोप नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। परासरण मापी नामक उपकरण का उपयोग करते हैं। इसके बाद ऑस्मोसिस जो है एक इस तरह का एफर्ट होता है कि इस तरह का प्रयास होता है जो दो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को समान करता है। यानी ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है, परासरण इस प्रकार का प्रयास है जिसमें दो बिलियनों की स्ट्रेंथ, ताकत, या हम बोल सकते हैं सिंपल वे में सांद्रता जो है, 2 बिलियनों की सांद्रता को समान किया जाता है। यानी दो सॉल्यूशन है, उनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से परासरण क्रिया के द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि जो दोनों सॉल्यूशन है उनकी सांद्रता एक दूसरे के क्या हो जाए, समान हो जाए। इसलिए बोलते हैं कि परासरण इस प्रकार का प्रयास है या एफर्ट है जिसके द्वारा 2 बिलियनों की सांद्रता को समान करने की कोशिश की जाती है, 2 बिलियनों की सांद्रता को समान किया जाता है। एक तरफ गाढ़ा विलयन है, एक तरफ पतला विलयन है, तो पतले विलयन और गाढ़े विलयन की सांद्रता को समान करने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है, परासरण क्रिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब एक सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट का मतलब याद रखना है, शुद्ध विलायक का मतलब होता है जल से अलग है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से एक सॉल्यूशन और एक प्योर सॉल्वेंट या जल अलग अलग है। तो सॉल्वेंट जो है यानी जो पानी जो है वो किसकी तरफ जाना शुरू कर देता है, सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर पानी की मात्रा कम है, इसलिए वो पानी जो है प्योर सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाना स्टार्ट कर देता है। अब जब ये सॉल्यूशन की तरफ ये सॉल्वेंट जा रहा है या पानी जा रहा है, तो इस पानी के जाने की क्रिया को हम एक बाहरी दाब के द्वारा, बाहरी दाब उस विलयन पर लगाकर इस पानी के जाने की क्रिया को रोक सकते हैं। यानी सिंपल सा मतलब ये है कि एक तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन, एक तरफ है सॉल्वेंट यानी पानी प्योर सॉल्वेंट, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो जो पानी जो है वो विलयन की तरफ जाएगा। अब विलयन की तरफ जाने से पानी को यदि रोकना है तो सॉल्यूशन पर हम एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, और उस एक्सटर्नल प्रेशर को लगाकर हम पानी के विलयन की ओर जाने की क्रिया को रोक सकते हैं। पानी का जो है विलयन की ओर जो गमन है उसे हम रोक सकते हैं। और जो फोर्स लगाया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो हम इस पर अप्लाई करेंगे, उसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहा जाता है। जिस दाब को लगाकर हम पानी के विलयन की ओर जाने की क्रिया को रोक सकते हैं, उस दाब को परासरण दाब या फिर क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से उसे जाना जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या लिखेंगे, जब एक सॉल्यूशन किससे सेपरेट है, जब एक विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक का मतलब याद रखना है क्या होता है, वाटर, जल से अलग होता है। यानी दोनों के बीच में क्या पाई जा रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। तो
जल विलयन की ओर जाने लगता है, परासरण की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। पानी अपनी अधिक मात्रा से किधर जाएगा, कम मात्रा की ओर, क्योंकि पानी की अधिक मात्रा शुद्ध विलायक में, विलयन में विलेय घुला हुआ है, इसलिए उसमें पानी की कम मात्रा है। तो पानी उस अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसकी ओर जाना स्टार्ट कर देता है, विलयन की ओर जाना स्टार्ट कर देगा। अब यदि हमें इस जल को विलयन की ओर जाने से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, एक दाब लगाना पड़ेगा, और उस एक्सटर्नल दाब को लगाकर हम जल को विलयन की ओर जाने से रोक सकते हैं। उस दाब को ही किस नाम से जाना जाता है, परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा, शुद्ध विलायक या जल के विलयन की ओर जाने की क्रिया को रोकने के लिए एक बाहरी दाब लगाया जाता है। जिसे परासरण दाब कहते हैं, शॉर्ट में इसको बोला जाता है ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उस एक्सटर्नल फोर्स को किस नाम से जाना जाता है, परासरण दाब के नाम से उसे जाना जाता है। सिंपल सा मीनिंग याद रखना है भाई, जब अर्धपारगम्य झिल्ली से पानी और विलयन अलग है तो पानी विलयन की ओर जाएगा। यदि पानी को विलयन की ओर जाने से रोकना है तो एक बाहरी दाब या बल लगाया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा। उस एक्सटर्नल फोर्स को ही परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से उसे जाना जाता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने किसके बारे में पढ़े हैं, परासरण के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है इस ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर किसके बारे में, परासरण दाब के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंदी में इसे बोला जाता है परासरण दाब। ओपी शॉर्ट की, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या होती है, ओपी। तो इसके बारे में अब हमें आगे स्टडी करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब या ओपी, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू दर्शाते हैं। जैसे एक हमने वेसल ली, वेसल बोला जाता है एक वाहिका को। ये एक वेसल या वाहिका है, कांच की बनी हुई एक नली है। इसके बीच में यहाँ पर हमने कौन सी मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। शॉर्ट में इसको मैंने दर्शाया एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली इसके बीच में लगा दी। अब इसके एक तरफ तो क्या भरा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट। यहाँ ये भरा हुआ है प्योर सॉल्वेंट, ये है प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक इधर भरा हुआ है। और अर्ध पारगम्य झिल्ली के दूसरी साइड क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन। यहां पर भरा हुआ है सॉल्यूशन, विलयन। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, 90% वाटर है और 10% सॉल्यूट है। इस सॉल्यूशन में 90% तो है वाटर और 10% क्या है, सॉल्यूट।
जबकि जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट के अंदर 100% क्या है, वाटर, इसमें 100% वाटर है। तो इसमें जो सेम ये जो हमने नली ली है, बेसल ली है, इसके अंदर एक साइड भरा हुआ है प्योर सॉल्वेंट 100% वाटर, एक साइड सॉल्यूशन है जिसमें 90% पानी है, 10% इसमें विलेय के कण है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनके बीच में लगी हुई है, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, क्योंकि ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा है जल के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ जाते हैं, कम सांद्रता। इधर अधिक सांद्रता है, इधर कम सांद्रता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से किधर जाना स्टार्ट कर देंगे, सॉल्यूशन की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे, यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो जाएगी। अब इन जल के अणुओं को हमें इसके अंदर जाने से रोकना है, यानी जल के अणुओं को विलयन के अंदर जाने से रोकना है, तो इस सॉल्यूशन पर हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक प्रेशर इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो परासरण को रोकने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर एक क्या लगाया गया, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, यानी परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो सॉल्यूशन था उसके ऊपर किसको अप्लाई किया गया, एक प्रेशर या दाब को। और ऐसा प्रेशर या दाब जो परासरण क्रिया को रोक देगा उसे ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब के नाम से जाना जाता है। जब ये प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे, तो पानी के अणुओं का इस विलयन की ओर जाना जो है वो क्या होता है, रुक जाता है, परासरण की क्रिया रुक जाती है। और जिस दाब के द्वारा विलयन पर लगाए जाने वाले जिस दाब के द्वारा परासरण की क्रिया रुक जाती है उस दाब को परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, या ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, एक ऐसा बाहरी दाब है जिसको सॉल्यूशन के ऊपर लगाने पर जो सॉल्वेंट या विलायक जो है उसका बहाव सॉल्यूशन की ओर जाने से रुक जाता है। ये अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। और इसकी प्योर डेफिनेशन क्या है कि किसी बेसल में हमने सॉल्वेंट सॉल्यूट लिए, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो दाब लगाया जा रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो दाब लगाया जा रहा है, ऐसा दाब जो इस पानी के अणु को विलयन की ओर जाने से रोक दे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या उसका आंकिक मान ऑस्मोटिक प्रेशर के समान होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम बोले एक बार फिर से कि ऐसा बाहरी दाब जिसे विलयन पर लगाने से जल के अणुओं का विलयन की ओर जाना रुक जाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो ऐसा बाहरी दाब जिस विलयन पर जब हमने लगाया, प्रेशर अप्लाई किया, जल के अणुओं का विलयन की ओर जाना रुक गया, इसे परासरण दाब कहते हैं। अब ये जो हमने किया है एक्सपेरिमेंट एक बेसल या कांच की वाहिका के अंदर किया है, कांच की नली के अंदर किया है, और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इस बाहरी दाब का आंकिक मान जो होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी, वो किसके बराबर होती है, ओपी के या परासरण दाब के बराबर होती है। यानी जब एक बेसल के अंदर, कांच की नलिका के अंदर हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इस बाहरी दाब की जो वैल्यू है या आंकिक मान जो है वो किसके बराबर होगा, परासरण दाब के बराबर होगा।
बाहरी दाब का आंकिक मान जो है उसकी आंकिक जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ओपी के या परासरण दाब के बराबर होती है। इसके बाद जो ओपी या परासरण दाब है इसको ये क्या करता है, प्योर वाटर को किसके अंदर जाने से रोकने का काम करता है, सॉल्यूशन के अंदर। किसके थ्रू जाने से रोकता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाने से रोकता है। और जब ये रोकेगा तो इसके रोकने के कारण जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है या आयतन जो है वो नहीं बढ़ पाता है। जब ये प्रेशर लगा दिया, वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएंगे, विलयन के अंदर नहीं आएंगे, तो विलयन का जो वॉल्यूम या आयतन है उसके अंदर वृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं परासरण दाब एक इस प्रकार का दाब होता है जो सॉल्यूशन के अंदर प्योर वाटर के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अंदर आने से रोकता है, जिससे विलयन का जो वॉल्यूम या आयतन है उसके अंदर वृद्धि नहीं होती है। इसको डिनोट करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए पाई सिंबल यूज में लेते हैं। परासरण दाब को हम किस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, पाई। ये एक पाई सिंबल या चिन्ह है जिसके द्वारा हम परासरण दाब को प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। इसे दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाई सिंबल का यूज करेंगे। आगे जो इसकी वैल्यू है या इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई इक्वल टू CRT। परासरण दाब का ये फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CRT। सी का मतलब है यहाँ पर मोल लीटर में सांद्रता है। सी का मतलब क्या है, प्रति मोल लीटर में सांद्रता। सांद्रता को इंग्लिश में बोला जाता है कंसंट्रेशन, इसलिए उसका सी वर्ड यहाँ पे काम में लिया है हमने। आर होता है गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट होता है, गैस नियतांक। आर जो है उसका मतलब क्या है, गैस नियतांक होगा। टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या हम बोल सकते हैं तापमान। टी की वैल्यू क्या है, तापमान। तो ये फॉर्मूला है जिसके द्वारा परासरण दाब के मान को निकाला जाता है। पाई इक्वल टू CRT। सी है प्रति मोल लीटर में सांद्रता, सांद्रता कितनी है प्रति मोल लीटर में। आर है गैस नियतांक, और टी जो होता है वो क्या होगा, टेम्परेचर होगा। जिस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस हो रही है वो टेम्परेचर इसके अंदर रखा जाता है। इसके बाद यदि ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाए, इस एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से या परासरण दाब से अधिक लगाया जाए, तो उसके कारण क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी। यदि अधिक बाहरी दाब लगाया जाता है, अधिक बाहरी दाब लगाया जाता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू और बढ़ाई जाती है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब को बढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये परासरण दाब को क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, उत्क्रमणीय परासरण क्या होगा, उत्क्रमणीय परासरण में क्या होगा, जो विलयन जो है, जो उसके अंदर घुला हुआ जो सॉल्यूट है, विलयन जो है उसमें से पानी किधर जाना शुरू कर देगा, इस 100% वाटर प्योर सॉल्वेंट के अंदर जाना शुरू कर देगा। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस है ये विलयन से जल के अणु का किसके अंदर जाना, प्योर सॉल्वेंट के अंदर जाना। यानी जब परासरण दाब अधिक मात्रा में, परासरण दाब की वैल्यू को बढ़ाया जाता है या ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस या प्रक्रिया होती है, उत्क्रमणीय परासरण प्रारंभ हो जाता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग, इस क्रिया का उपयोग वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर किया जाता है, प्यूरिफिकेशन के अंदर किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए इस रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया का यूज किया जाता है। आरओ जो हम यूज में लेते हैं, घरों के अंदर वाटर को फिल्टर करने के लिए जो आरओ काम में लिया जाता है, उस आरओ के अंदर
रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है और उस रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी को प्योर किया जाता है या शुद्ध किया जाता है। आरओ की फुल फॉर्म यही होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी उसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या ओपी जो है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, परासरण दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। एक तो विलेय के कणों की सांद्रता, पहला तो कौन सा कारक प्रभावित करेगा, विलेय के कणों की सांद्रता। विलेय के अंदर किस कंसंट्रेशन में कण पाए जा रहे हैं, उन विलेय के कणों की सांद्रता ऑस्मोसिस को प्रभावित करेगी। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस की प्रोसेस को प्रभावित करती है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ज़्यादा सांद्र होगा तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या जो दाब है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सॉल्यूशन है यार 10% की जगह 20% सॉल्यूट है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हमको लगाना पड़ेगा। दूसरा जो कारक इसको प्रभावित करता है टेम्परेचर या तापमान। ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है टेम्परेचर। तापमान के द्वारा भी परासरण दाब को प्रभावित किया जाता है। तीसरा जो कारक है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रभावित करेगा वो होता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स का आयनीकरण या विलेय के कणों का आयनीकरण। विलेय के कणों का आयनीकरण, आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी विलेय के कणों में या विलेय में किस प्रकार के आयन पाए जा रहे हैं, वो आयन भी परासरण दाब को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आयन भी परासरण दाब को प्रभावित करते हैं। उन आयनों के द्वारा भी परासरण दाब को प्रभावित किया जाता है। और चौथा कारक होता है सॉल्यूट जो है उसके अंदर पार्टिकल्स जो है उनमें जल के अणु कितने हैं, या हाइड्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या विलेय के कणों में जल के अणु की संख्या। विलेय के कणों का हाइड्रेशन, यानी जो विलेय के कण है उनमें पानी के कण कितने हैं, वह कारक भी ऑस्मोटिक प्रेशर को या परासरण दाब को प्रभावित करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारक हैं जिनके द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर को या परासरण दाब को प्रभावित करने का कार्य किया जाता है। तो आज जो लेक्चर है उसके अंदर हमने कुछ परासरण के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया है कि किसने इसकी खोज की है। उसके बाद परासरण दाब के बारे में इसके अंदर हमने स्टडी किया है। अब इस परासरण दाब के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे जो ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब जो है, सबसे पहले इस टर्म को देने वाला वैज्ञानिक था पेफर नामक साइंटिस्ट के द्वारा इस परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया गया था। सेकंड, एक मोलर सॉल्यूशन की जो सांद्रता और एक मोलर सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, एक मोल मान लीजिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिसके अंदर आयंस वगैरह नहीं है, तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पर 22.4 atm होता है। यानी एक मोलर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है उसका भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ओपी का मान कितना होगा, 22.4 atm। स्थलीय जो पौधे हैं उनके अंदर इसका मान, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान 5 से लेकर 30 atm तक पाया जाता है। 5 से लेकर 30 atm तक स्थलीय पौधे में ऑस्मोटिक प्रेशर का मान होगा। एक्वेटिक जो पौधे हैं उनमें 1 से 3 atm होगा। जलीय पौधों में इसका मान 1 से 3 atm होता है। हाईएस्ट जो है एक प्लांट के अंदर मिलता है, एक जीरोफाइटिक प्लांट है, मरुद्भिद प्लांट है, एल्टीप्लेक्स कॉन्फेर्शियुलिया, जिसके अंदर, यानी प्लांट का नाम है एल्टीप्लेक्स कॉन्फेर्शियोलिया, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है, जिसकी वैल्यू 202.5 atm होती है। और जनरली जो हेलोफाइट्स पौधे होते हैं, लवणीय जमीन में जो पौधे पाए जाते हैं, उनके अंदर ओपी की वैल्यू अधिक पाई जाती है। तो ये परासरण दाब से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इनको भी एक बार हम देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है।
इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है परासरण दाब में? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ओपी जो है या परासरण दाब जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब टर्म को या इसके बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया है, जिसने इसको प्रपोज किया है परासरण दाब शब्द को, उस साइंटिस्ट का नाम है पेफर, PFEFFER, PFEFFER। इस वैज्ञानिक के द्वारा परासरण दाब टर्म के बारे में बताया गया था। परासरण दाब टर्म पेफर नामक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। सेकंड, एक मोलर सॉल्यूशन, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो एक मोलर सॉल्यूशन है उसका ओपी 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? 22.4 ATM। एक मोलर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जिसमें आयंस वगैरह कम पाए जा रहे हैं, नहीं पाए जा रहे हैं। एक मोलर जो सॉल्यूशन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर ओपी या परासरण दाब जो है, उस परासरण दाब का मान कितना होता है? 22.4 ATM। ATM होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, परासरणीय दाब, ATM वायुमंडलीय दाब के लिए हम काम में लेते हैं। तो एक मोलर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कितना होता है? 22.4 ATM। स्थलीय पौधों में इसका मान, स्थलीय जो पौधे हैं, पृथ्वी की सतह पर जो पौधे पाए जा रहे हैं, उनके अंदर ओपी की वैल्यू कितनी होती है? 5 से 30 ATM। परासरण दाब का मान स्थलीय पौधों में कितना होगा? 5 से लेकर 30 ATM पाया जाएगा। एक्वेटिक प्लांट या जलीय पौधे में, जलीय जो पौधे हैं उन जलीय पौधों में परासरण दाब का मान होता है 1 से लेकर 3 ATM। जलीय पौधों के अंदर इसकी वैल्यू 1 से 3 ATM मिलेगी। हाईएस्ट जो पाया जाता है परासरण दाब वो एक जीरोफाइटिक प्लांट है। हाईएस्ट ओपी जो है, हाईएस्ट ओपी इन ए जीरोफाइटिक प्लांट, जीरोफाइटिक प्लांट है एक, उसके अंदर है, उसका नाम है आर्टिप्लेक्स, जो पौधा है जीरोफाइटिक प्लांट उसका नाम क्या है? आर्टिप्लेक्स कॉनफर्टिओलिया, कॉनफर्टिओलिया। और इसके अंदर जो परासरण दाब है, जो हाईएस्ट वैल्यू है, उसका मान कितना है? 202.5 ATM। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हमको ध्यान रखना है कि हाईएस्ट ओपी किस प्लांट के अंदर पाया जाता है? आर्टिप्लेक्स कॉनफर्टिओलिया एक पौधा है, उस पौधे के अंदर जीरोफाइटिक प्लांट है, उसके अंदर पाया जाता है, और उस परासरण दाब की वैल्यू कितनी है? 202.5 ATM है। और जनरली जो हेलोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, हेलोफाइट्स जो प्लांट हैं, हेलोफाइट्स का मतलब है लवणीय जमीन में उगने वाले पौधे, उनमें मोर वैल्यू ऑफ ओपी मिलती है, मोर वैल्यू ऑफ ओपी, क्योंकि वहां पर क्या पाया जा रहे हैं? नमक पाया जा रहा है। हेलोफाइट्स लवणीय भूमि में उगने वाले पौधे हैं, नमक उपस्थित है, इसलिए वहाँ परासरण दाब का मान अदर पौधों के कंपैरिजन में परासरण दाब की वैल्यू अधिक होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है कि परासरण दाब पेफर साइंटिस्ट ने दी है। ये टर्म जो है जो हम काम में लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, पेफर साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। एक मोलर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का 0 डिग्री सेल्सियस पर ओपी कितना होता है? 22.4 ATM। स्थलीय पौधों में 5 से 30 ATM मिलेगा, जलीय पौधों में 1 से 3 ATM रहता है। हाईएस्ट ओपी किस प्लांट का? आर्टिप्लेक्स कॉनफर्टिओलिया का 202.5 ATM। और हेलोफाइट्स में जनरली परासरण दाब का मान अधिक पाया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर परासरण के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं हमने, एक इंपॉर्टेंट टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब के बारे में हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे।
ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक तरह का जो सॉल्यूट है उसका पोटेंशियल होता है। सॉल्यूट का पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल या परासरण विभव की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल या परासरण विभव की स्टडी करेंगे। थैंक यू।